फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वह बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, ठीक है। इसमें हम लोग दोस्तों देखेंगे जो 200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें दोस्तों मैंने पूरा चैप्टर को एक साथ लिया है, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है: जीन पियाजे, स्टर्नले हॉल, स्पेंसर और वुडवर्थ। तो दोस्तों, जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन दोस्तों, वो जीन पियाजे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए हम लोग देखते हैं सेकेंड प्रश्न। इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ये गास्की हैं, हॉलॉक है, थॉमसन है या वुडवर्थ है। तो दोस्तों वो कौन है, यो गास्की हैं। अब हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न के ऊपर। इससे पूछा है कि नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो दोस्तों कोलबर्ग है, थॉमसन है, फ्रावेल है या जॉन डेवी। तो दोस्तों वो कौन हो, कोलबर्ग है। अब हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न के ऊपर। इसमें जो प्रश्न पूछा है कि बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है। जो बाल मनोविज्ञान है सभी को क्या करता है, एक नई दिशा में संकेत करता है, यदि उसे उचित रूप से समझा जा सके तथा उसका विचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। ये जो कथन है ये किस मनोशास्त्री ने दिया है। चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं इसमें। तो ये आपका पहला ऑप्शन क्या है, थॉमसन, दूसरा है हॉलॉक, तीसरा क्रो एंड क्रो, चौथा आपका फ्रावेल। तो दोस्तों ये जो पहले ऑप्शन थॉमसन महोदय हैं, इन्होंने ये कथन दिया था। आप देखते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। इसमें प्रश्न क्या पूछा है कि सीखने का वक्र एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन करता है। यह कथन किसका या किसने दिया था। गिलफोर्ड ने दिया था, फ्रावेल ने दिया था, जॉनसन ने दिया था या स्किनर महोदय ने दिया था। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट होता है। कौन दिया दोस्तों, वो स्किनर महोदय ने दिया था। अब हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न में। इसमें यह प्रश्न पूछा है कि किस विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है। पहला है मनोविश्लेषण विधि, दूसरा है तुलनात्मक विधि, तीसरा है प्रक्षेपण विधि और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये आपका पहला ऑप्शन सही होता है, मनोविश्लेषण विधि। इसमें दोस्तों सिगमंड जो फ्रायड थे, इन्होंने अचेतन मन और अर्धचेतन मन, ठीक है, ये तीनों मन की बातें कही हैं। अब हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न में। इसमें क्या पूछा है कि अल्पकालिक स्मृति होती है। जो अल्पकालिक मतलब कुछ समय के लिए रहे। पहला है इसमें व्यक्ति उत्तेजनाओं को शीघ्र भूल जाता है, एकदम दोस्तों करेक्ट है, ठीक है। और आपका सेकेंड है व्यक्ति उत्तेजनाओं को अधिक समय तक याद रखता है। ये दोस्तों नहीं होगा अल्पकालिक में। तो ये आपका सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, मतलब आपको जो ऑप्शन नंबर ए है एकदम करेक्ट होगा। अब दोस्तों हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। इसने पूछा कि दीर्घकालिक स्मृति क्या है। दीर्घकालिक स्मृति दोस्तों वो है जो बहुत समय तक वो चीज़ें आपको स्थिर रहे, मतलब वो चीज़ें आपको याद रहे। पहला ऑप्शन देखते हैं, व्यक्ति उत्तेजनाओं को अधिक समय तक याद रखता है। ये दोस्तों एकदम करेक्ट होता है। बी, व्यक्ति उत्तेजनाओं को शीघ्र भूल जाता है। ए नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या पूछा है कि रुचि को प्रभावित करने वाला कारक है। जो रुचि है उसको प्रभावित करने वाला कारक क्या है। पहला है परिवार की आर्थिक स्थिति, ये भी हो सकता है। सेकेंड, विद्यालय का कठोर वातावरण, ये भी हो सकता है। आपका सी, अभिभावकों का अनुचित व्यवहार, आपका डी उपरोक्त सभी। तो ये तीनों आ रहे हैं इसका दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट होता है। हम अब देखेंगे अगले प्रश्न में। इसमें प्रश्न पूछा है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। जो वंशानुक्रम के अनुसार जो माता पिता हैं उनसे, ठीक है, जो उनके संतान में जो गुण आता है, ठीक है, प्राप्त होता है, उसका नाम या परिभाषा किसने दिया था। तो यह परिभाषा
रूट बैटिक्स महोदय ने दिया था। अब दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। इसमें प्रश्न पूछा कि जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में क्या करते हैं, वो भिन्न व्यवहार करते हैं, तो ये कथन किसने कहा था या इसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो पहला है वैयक्तिक समानता, दूसरा है वैयक्तिक भिन्नता, और तीसरा है दोनों में से नहीं, चौथा है कोई नहीं। तो दोस्तों जो ये जो लाइन है इसका मतलब होता है, आप जो वैयक्तिक भिन्नता चैप्टर आप मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हो, उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आपको वैयक्तिक भिन्नता आएगा। आप देखेंगे नेक्स्ट, इसमें पूछा है कि प्रोजेक्ट प्रणाली या प्रोजेक्ट जो विधि होती है इसके जन्मदाता कौन है? तो इसके जन्मदाता कौन आपके हैं? वो किलपैट्रिक महोदय हैं। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न में। इसमें क्या प्रश्न पूछा कि योजना विधि के जन्मदाता कौन है? ठीक है, पहला कौन है? स्किनर है, दूसरा है गुड है, तीसरा है जॉन डेवी, चौथा है जॉनसन है। तो योजना विधि के जो जन्मदाता है वो जॉन डेवी है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न में। इसमें प्रश्न क्या पूछा है? बाल मनोविज्ञान अध्ययन की मानसिक, ठीक है, जो बाल मनोविज्ञान अध्ययन की मानसिक मापन विधि, जो मानसिक मापन विधि है, इसके जन्मदाता कौन है? पहला है डाल्टन है, क्रो एंड क्रो है, जॉन डेवी है, फावेल है। तो दोस्तों इसका जो आपका पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट होता है, वो डाल्टन है। ठीक है, अब दोस्तों कलर में चेंज कर लेता हूँ उसको। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न। इसमें क्या प्रश्न पूछा कि वह विधि जो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है, क्या कहलाता है? पहला है प्रश्नावली विधि, दूसरा है मापन रेखा विधि, तीसरा है मनोनीत विधि, और चौथा है कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो वो विधि जो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए क्या होती है, प्रयुक्त होती है, यह आपकी मापन रेखा विधि कहलाती है। देखते हैं अगले प्रश्न में से क्या पूछा है कि अधिगम का प्रयत्न व भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों ये बहुत ही फेमस रहा है, जो थॉर्नडाइक महोदय ने एक बिल्ली के ऊपर यह सिद्धांत अपना प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आपका? थॉर्नडाइक। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसमें प्रश्न पूछा है कि अधिगम के सूच का सिद्धांत दिया था, ठीक है, जो अधिगम है उसका सूच का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों वो जो कोहलर महोदय हैं, इन्होंने किस पे किया था दोस्तों? वो वन मानुस पे किया था। ठीक है, वो उनका एक सुल्तान उसको नाम दिया था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कोहलर ने अपना प्रयोग किया था, तो कोहलर जो महोदय थे उन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था? वो जो चिंपैंजी नामक बंदर था उस पर किया था। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कौन सा प्रश्न है। कोहलर ने जिस चिंपैंजी पर प्रयोग किया था उसका नाम, तो मैंने बताया था उसका नाम क्या था? सुल्तान था। ठीक है, अब देखेंगे अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 20। आप पावला को आगे, ठीक है, पावला ने अपना प्रयोग किस पे किया था? इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते के ऊपर किया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट होता है। आप चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसमें प्रश्न पूछा कि थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था, तो थॉर्नडाइक महोदय ने अपना प्रयोग किस पे किया था? वो बिल्ली पे किया था। ऐसे बेसिक प्रश्न आप लोगों को आते होंगे। आप देखिए नेक्स्ट प्रश्न। इसमें क्या पूछा है कि अवधान, अवधान ध्यान में निहित होता है। ठीक है, पहला है प्रेरक शक्ति, अनुभव, रुचि या ज्ञान। तो आपका अवधान ध्यान में निहित होता है, तो ये किस में होगा? इंटरेस्ट, मतलब ये आपका रुचि में होगा। ठीक है, आप देखते हैं अगले प्रश्न में। रुचि में निहित होता है, तो रुचि में क्या होगा आपका? इससे पहले आप देखेंगे, उससे आपको मालूम चल गया होगा, अवधान होता है। आप देखते हैं अगले प्रश्न में। इसमें प्रश्न पूछा कि रुचि तथा अवधान के संबंध में सही मत, इन चारों में से सही मत क्या है? पहला देखते हैं, अवधान रुचि पर आधारित है। आप इससे पहले जो प्रश्न था उससे आप मालूम चल सकता है कि एकदम सही है। और दूसरा ऑप्शन रुचि अवधान पर आधारित है, ये भी एकदम करेक्ट है। ठीक है, जो इससे ऊपर जो प्रश्न थे। अब तीसरा है, अवधान तथा रुचि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एकदम करेक्ट बात है, कही गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही होता है। आप देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। इसने प्रश्न पूछा है कि निम्न में से अभिप्रेरणा के स्रोत हैं। ठीक है, पहला है बालक है, दूसरा आवश्यकताएं हैं, तीसरा उद्दीपक है, और चौथा आवश्यकताएं और उद्दीपक दोनों होते हैं। ठीक है,
अभी प्रेरणा के जो स्रोत होते हैं ये एक उद्दीपक होना चाहिए और आवश्यकता होना चाहिए, ठीक है, तभी वो आपका उद्दीपक कहलाएगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। इसमें प्रश्न क्या पूछा है कि संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत है। जो संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत है वो किसका है? तो वो पावलोव का है, ठीक है। इन्होंने कुत्ते के ऊपर अपना प्रयोग किया था, उसी में इन्होंने संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। अगले प्रश्न देखेंगे। इसमें प्रश्न पूछ लिया कि चिंपैंजी पर आधारित सूझबूझ सिद्धांत को जानते हैं। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, समग्र सिद्धांत से, पूर्वकृति सिद्धांत से, उपयुक्त सभी। तो ये दोस्तों देखिए उपयुक्त सभी, इसको इतने नाम से आप लोग जान सकते हैं। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या समग्र सिद्धांत से, पूर्वकृति सिद्धांत से, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप देखेंगे एक सामान्य जो बालक है उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो सामान्य से जो बालक है उसकी बुद्धि लब्धि 90 से लेकर आपको 109 110 मिलता है। इसमें आपका पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट था, 90 से लेकर 110। ये आपकी सामान्य बालक की क्या होती है? IQ होती है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न पूछ लिया है कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी IQ कितनी होती है? 140 प्लस होती है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर एकदम एक करेक्ट जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसमें प्रश्न पूछा है कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भूढ़ावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहा जाता है। ये कथन किसका है? चलिए हम लोग पूरा ऑप्शन देख लेते हैं। मुनरो का है, हर्लॉक का है, ड्रेवर का है और या डगलस का है। तो दोस्तों इसमें से आपका कौन सा सही होता है? पहला है मुनरो। ये जो कथन है ये किसने दिया? मुनरो ने दिया था। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि थॉर्नडाइक ने सीखने संबंधित कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। तो जो थॉर्नडाइक महोदय ने वो 3 सिद्धांत थे उसका इन्होंने प्रतिपादन किया था। चलिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। इसमें प्रश्न पूछा है कि मनोवैज्ञानिक, ठीक है, मनोवैज्ञानिक ने शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को कितने अवस्थाओं में विभक्त किया है? शैक्षिक दृष्टि से, ठीक है, तो वो 4 होगा, ठीक है। ऐसे 3 होता है, लेकिन जो अगर पूछ दिया कि शैक्षिक दृष्टि से कितना होगा, वो 4 होगा। इसमें आपका प्रौढ़ावस्था भी ऐड हो जाएगा। आप देखेंगे अगले प्रश्न में। इसमें प्रश्न पूछा है कि बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की अवधि मानी जाती है, ठीक है। जो आपकी शैशवावस्था की अवधि मानी जाती है वह, ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, वो जन्म से 5 वर्ष, ठीक है। चलिए हम लोग अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। इसमें प्रश्न पूछा है कि बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि होती है, तो वह आप कितनी होती है दोस्तों? वह 6 से लेके, बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि होती है 6 से 10, 5 से 10, 10 से 8, ठीक है दोस्तों। या कोई नहीं, दोस्तों इसमें आपकी 6 से लेकर 12 वर्ष होती है, लेकिन इसमें 6 से 12 नहीं दिया है, तो उसके आसपास आप लोग लेंगे, ठीक है, 6 से 10 वर्ष। लेकिन आपको अगर 6 से 12 वर्ष दिया है तो आप 6 से 12 वर्ष को टिक करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसमें प्रश्न पूछा है कि बाल विकास के अंतर्गत किशोरावस्था की अवधि होती है। जो आपकी टीन एज होती है बाल विकास के अंतर्गत, वो कौन सी होती है? पहला है 11 से 18 वर्ष, दूसरा है 5 से 10 वर्ष, तीसरा 6 से 12 वर्ष, तीसरा आपका 12 से 18 वर्ष या 13 से 18 वर्ष। ये आपका एकदम करेक्ट होता है, ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट प्रश्न। इसमें प्रश्न पूछा है कि माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से बालकों को जो अनुवांशिक गुण प्राप्त होते हैं, ठीक है, जो माता पिता होते हैं या उनके जो अन्य पूर्वज होते हैं उनसे जो बालकों को अनुवांशिक गुण प्राप्त होते हैं उसके वाहक कौन होते हैं? DNA होते हैं या PGNA होते हैं, RNA होते हैं या जीन्स होते हैं। तो दोस्तों ये कौन सा होता है? ये आपका DNA होता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में। इसने पूछ लिया कि संवेग मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो संवेग मुख्य रूप से 3 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? क्रोध, भय और प्रेम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न इसमें देख लेते हैं। ध्यान को समानता कितने वर्गों में विभाजित
किया जाता है तो वो ध्यान की समानता वो 2 भागों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इसमें पूछा कि रुचि की समानता कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है, तो दोस्तों वो भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है। आप देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, इसमें प्रश्न क्या पूछा है कि स्मृति मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, तो आपकी स्मृति मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, ठीक है। एक आप देखेंगे हम लोग अगले प्रश्न में, इसमें प्रश्न पूछा है कि किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु सॉरी दोस्तों किसी समय एक व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है दोस्तों, आपका ध्यान कहलाता है, ठीक है। मतलब कि किसी एक समय, ठीक है, एक व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु पर चेतना, मतलब कि उसको ध्यान से देखना, आपको क्या कहता है, वो ध्यान कहलाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, इसमें प्रश्न पूछा है कि वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति या वस्तु पर चेतना केंद्रित करता है कहलाता है, ठीक है। इसमें ऐच्छिक है, ध्यान को 2 प्रकार, ऐच्छिक होता है, एक अनैच्छिक ध्यान होता है। तो इसमें क्या होता है, ऐच्छिक ध्यान, ठीक है, आप अपने इच्छा अनुसार ऐसा कर रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, इसमें पूछा कि वह ध्यान जिससे अपनी इच्छा के बिना किसी वस्तु या व्यक्ति पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, तो इसमें आपकी इच्छा नहीं है, तो ये आपका ऐच्छिक नहीं होगा, पहला गलत है, दूसरा अनैच्छिक, ये आपका दोस्तों एकदम करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, इसमें प्रश्न पूछा है कि अभिप्रेरणा कितने प्रकार का होता है, ठीक है। जो आपका अभिप्रेरणा है वो कितने प्रकार का होता है, वो 2 प्रकार का होता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, इसमें पूछा है कि अभिप्रेरणा के कितने स्रोत हैं, ठीक है। तो अभिप्रेरणा के कितने स्रोत हैं, वो आपके 4 हैं अभिप्रेरणा के, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, इसमें प्रश्न पूछा है 46, ठीक है। चलिए इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के संबंध में आज हमारा यह विचार है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। यह विचार किसने दिया था, ठीक है। पहला है स्किनर ने, दूसरा है टायल ने, तीसरा है गुड ने, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो आज हमारा यह विचार है कि व्यक्तित्व या व्यक्तिगत विभिन्नताओं में संपर्क व्यक्ति का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है, यह सिद्धांत स्किनर महोदय ने दिया है। जो नेक्स्ट प्रश्न है इसमें क्या पूछा है कि बालक के व्यक्तित्व के विकास को समानता कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। जो बालक के व्यक्तित्व के विकास की समानता वह 3 भागों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें पूछा है कि प्रसूत अधिगम के सिद्धांत को किसने दिया था, तो दोस्तों वह स्किनर महोदय ने दिया था, ठीक है। क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत इन्होंने अपना प्रयोग चूहे पे किया था और एक और है कबूतर पे किया था, ठीक है। लेकिन ये जो क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत है इसने चूहे पे किया था। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से थॉर्नडाइक का नियम है। पहला तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम इन्हीं का, प्रभाव का नियम भी है, ये तीनों इन्हीं का है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट जाता है। देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, वाटसन ने संवेग बताया है। जो वाटसन महोदय हैं, ठीक है, इन्होंने संयोग को 3 बताया, ठीक है। अब देखते हैं अगले प्रश्न में कि वाटसन ने संयोग को क्या क्या कहा है। पहला है क्रोध का है, सॉरी दोस्तों भय का है, क्रोध का है, और प्रेम मतलब आपको प्यार का है, ठीक है। उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, इसमें प्रश्न पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने कबूतर पर अपना प्रयोग किया था। तो दोस्तों मैंने ऊपर बताया था आपको कि स्किनर महोदय ने पहले चूहे पे किया था, फिर उन्होंने अपना प्रयोग कबूतर पे भी किया था, तो आपका ए नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न में, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया। इन्होंने 4 अवस्थाएं जो है इन्होंने वर्णन किया है, ठीक है। ये भी आपके डीएलएड में पूछा गया था, मैंने वही प्रश्न लिया जो आपके एग्जाम के लिए
इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो द्विकारक जो सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वो जो स्पीयरमैन है, ठीक है। इन्होंने द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने ही किया था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है। इसमें क्या पूछा है कि किशोरावस्था को किस विद्या ने, ठीक है, उथल पुथल की अवस्था का है? तो बहुत ही फेमस वो मनोशास्त्री थे स्टैनले हॉल, ठीक है। इन्होंने किशोरावस्था को क्या बोला था? उथल पुथल की अवस्था है, ठीक है, या गंभीर की अवस्था है, तूफान की अवस्था है। इन्होंने ऐसे शब्द कहे थे किशोरावस्था के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अनुवांशिकता का वाहक होता है। तो दोस्तों मैंने इससे पहले बताया था आपको कि अनुवांशिकता में, इसको जो मेरा मेन वीडियो है उसमें आपके बाल विकास में मैंने अच्छा इसको एक्सप्लेन किया था। आप वहाँ पे जाकर अच्छे से उसको एडिट कर सकते हैं। तो वो जीन्स होता है, ठीक है। अब देखते हैं अगले प्रश्न में। इसमें प्रश्न पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? ठीक है, कौन सा परीक्षण जो व्यक्तित्व का मापन करता है? पहला है भाटिया बैटी परीक्षण, टी80, ठीक है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। तीसरा आपका कूडर प्राथमिकता परीक्षण। तो आपको जो भाटिया बैटरी परीक्षण यह बुद्धि का मापन करता है, ठीक है। जो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण है यह भी आपका बुद्धि का मापन करता है, लेकिन जो टी80 एक इसका यह व्यक्तित्व का मापन करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसमें प्रश्न पूछा है कि एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक या व्यक्ति किसी नई परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने जो उसके पास पूर्व अनुभव है उसका वो प्रयोग करता है, ठीक है। तो क्या कहलाता है? पहला है कल्पना, दूसरा है आत्मा साधन, तीसरा है समंजन, चौथा है चिंतन, ठीक है। एक व्यक्ति है, ठीक है, वो मानसिक प्रक्रिया में क्या करता है? एक उसके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि उस चिंतन को हल करने के लिए वो इससे पहले जो कार्य किया है उसका वो प्रयोग लेता है, ठीक है, या उस अनुभव से वो कार्य को प्राप्त करता है या करता है, तो वो आपका चिंतन कहलाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में। इसमें प्रश्न पूछा है कि वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है। मतलब वो मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति का कोई नई चीज का निर्माण करता है या रचना करता है, वो क्या कहलाता है आपका? वो सृजनात्मकता कहलाता है, ठीक है। नई चीजों का सृजन करना आपका होता है। आप देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसमें पूछा कि कोहलर ने अपने सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, वो मानुस पे किया था, ठीक है। चलिए देखते हैं अब अगले प्रश्न में। इसमें प्रश्न पूछ लिया गया कि अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। अभ्यास और अनुभव के द्वारा जो व्यवहार में होने वाला अधिगम है वो क्या कहलाता है? पहला है अवधान, दूसरा है अधिगम, तीसरा है प्रतिकार, चौथा है प्रेरणा। तो दोस्तों वो सीखना कहलाता है, और सीखना को क्या बोलते हैं आप? अधिगम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसमें प्रश्न पूछा है कि किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कार्य, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना कहलाता है। पहला है अल्पकालिक स्मृति, दूसरा है दीर्घकालिक स्मृति, तीसरा है अनुसरण, चौथा है अधिगम अंतरण। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा है कि व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा ना करने के लिए क्या बाध्य हो, क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा कहलाता है, संवेदन कहलाता है, अभिसरण कहलाता है, या प्रतिगमन कहलाता है। दोस्तों वह क्या कहलाता है आपका? अभिप्रेरणा। मतलब कि किसी व्यक्ति के अंदर विद्यमान हुआ शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य के लिए करने के लिए बाध्य हो जाए, ठीक है, वो अभिप्रेरणा कहलाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसमें प्रश्न पूछा है कि ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण या याद किए गए सामग्री को पुनः स्मरण करने में क्या करता है? असमर्थ हो जाता है, उसको वो याद नहीं कर पाता है, वो आपका
विस्मरण कहलाता है। आप देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसमें प्रश्न पूछा है कि विभिन्न तत्वों के बीच एक ही तत्व पर मन को एकाग्र किए रहना कहलाता है। क्या कहलाता है? वो आपका ध्यान लगाना कहलाता है। ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसमें प्रश्न पूछा है कि पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वह आपका माध्य कहलाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसमें क्या है? वाटसन ने प्राथमिक संयोग के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से ही विद्यमान कितने संवेग को बताया है? तो इन्होंने 3 संवेग को बताया है, क्रोध, भय और प्रेम। ठीक है। अब देखते हैं। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पे देखिए ये डी वाला होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न। इसमें प्रश्न पूछा है कि बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु होती है। तो दोस्तों ये प्रश्न हो चुका है, लेकिन ये बीटीसी 2015 में पूछा था। आपका जन्म से 5 वर्ष। जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संयोग पाए जाते हैं? वह 3। ठीक है, वाटसन मैदन ने इसको अच्छे से बताया था। नेक्स्ट प्रश्न है बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक या प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों वो किसने किया था? वह जो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन वो थॉर्नडाइक ने किया था। ठीक है, इन्होंने बुद्धि को 3 रूप बताए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बालक में संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जीन पियाजे ने कितनी प्रक्रियाओं का वर्णन किया था? इन्होंने 4 प्रक्रियाओं का वर्णन किया था। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होता है। 72 क्वेश्चन नंबर। समान बौद्धिक स्तर के बालक का बुद्धि लब्धि या आईक्यू होता है तो वो कितना होता है? देखिए यहाँ पे 90 से 110 तो नहीं दिया है, तो यहाँ पे 90 से 100 आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सामान्य बौद्धिक स्तर पर जो आपका एक बालक होती है वो 90 से लेकर 110 के बीच होती है। आप नहीं होता आप कुछ नहीं कर सकते। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसमें क्या पूछा कि व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाला जो टीएटी परीक्षण का निर्माण है वो किसने किया था? तो वो बहुत ही फेमस थे। कौन? मरे एवं मार्गन। ठीक है, ये गुरु और शिष्य हैं। ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसमें पूछा है कि बालक के केंद्रक में सामान्यत कितने गुणसूत्र हैं? ठीक है, जो बालक में केंद्रक में समान रूप से वो 46 गुणसूत्र होते हैं, या एक वयस्क मनुष्य के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि इसमें प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन में प्रयुक्त होने वाला सामग्री के अंतर्गत नहीं है या नहीं आता है? पहला पदार्थ है, दूसरा है प्रत्यय, तीसरा है प्रतिमा, चौथा है संवेदना। ठीक है, वो आपका क्या होगा दोस्तों? वो ऑप्शन नंबर ए पदार्थ होगा। ठीक है। आप देखते हैं 76 क्वेश्चन नंबर। इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि बालक के कोषों और पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण, परिपक्वता, असमंजन और आत्मसातन। तो दोस्तों वो क्या कहलाता है? वह परिपक्वता कहलाता है। ठीक है। आप देखेंगे अगले प्रश्न। इसमें प्रश्न पूछा है कि जब बालक स्वयं परीक्षण करता है, ठीक है, और नए कार्यों को अपने अनुभव के आधार पर सीखता है, वह अधिगम कौन सी विधि होती है? स्व अधिगम, सामग्री अधिगम, परीक्षण करके सीखना या तथ्यात्मक अधिगम। तो दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो सकता है, परीक्षण करके सीखना स्वयं। नेक्स्ट प्रश्न। पावलोव ने सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था? तो जो पावलोव है इन्होंने कुत्ते के ऊपर किया था। इन्होंने सबसे पहले इन्होंने कुत्ते को क्या दिखाता है? घंटी बजाती है, उस समय खाना देते हैं और कुत्ता क्या करता है? लार टपकाने लगता है। फिर वही प्रक्रिया बार बार करने के बाद एक समय ऐसा आता है कि जब घंटी बजा जाती है तो उसमें कुत्ता लार टपकाने लगता है। ठीक है, इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसको मेरी वीडियो आप जाके उसको देख सकते हैं, उसमें आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की थी? तो थॉर्नडाइक महोदय ने अपने सीखने के अनुसार 3 जो नियम है
उन्होंने वो चर्चा किया था। अगले प्रश्न देखेंगे, इसमें प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। जो अर्जित होता है, प्यास नहीं है, भूख भी नहीं है, निद्रा भी नहीं है, यह आपका जो प्रतिष्ठा है यह अर्जित प्रेरणा के अंतर्गत आता है। जो नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें प्रश्न पूछा है कि सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्मरण, प्रतिभिज्ञा या प्रत्याहार या आत्मसातन। तो दोस्तों आपकी सीखी गई जो सामग्री को पुनः स्मरण करने की असफलता, आप उसको याद नहीं कर पाते हैं, आपको विस्मरण कहलाता है। आप देखते हैं अगले प्रश्न में, इसमें प्रश्न दिया है कि बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में है। तो दोस्तों ये आप लोग जानते हैं वह 3 अवस्थाओं में है। ठीक है, अगले प्रश्न देखेंगे, इसमें प्रश्न पूछा है कि बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण क्या कहलाता है। अनुवांशिकता। ठीक है, यही आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ठीक है, तो वो कौन है? वो देखिए दोस्तों, जो आपके बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत वो थर्स्टन महोदय ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपको जो यूपी टेट एग्जाम होगा उसमें बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। नेक्स्ट प्रश्न इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। ठीक है, बुद्धि का CAT नहीं करता है, या व्यक्तित्व का करता है। TAT ये भी व्यक्तित्व का करता है। MAT व्यक्तित्व का, आपको जो बैटरी परीक्षण ये आपका बुद्धि का करता है। नेक्स्ट प्रश्न, जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन, ये दोस्तों रिपीट हो गया है, वो 4 में दिया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है वह मानवी के आधार पर किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करना क्या कहलाता है। वो आपका अभिसरण कहलाता है, तर्क कहलाता है, सृजनात्मकता कहलाता है, या कल्पना कहलाता है। ठीक है, वह मानवी या वह बालक, ठीक है, जिसके आधार पर वह नवीन रचना, जहाँ पे आपको नवीन रचना की बात हो जाए वह सृजनात्मकता के साथ आप चली जाइएगा। ऑप्शन नंबर सी। एक और प्रश्न, व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है कहलाता है। वो क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। ठीक है, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। ठीक है, इसमें हम लोग 100 प्रश्न करेंगे, 100 प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। TAT व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया था? ठीक है, तो वो मरे एवं मार्गन ने किया था। प्रश्न रिपीट हो गया है। अगले प्रश्न देखेंगे, इसमें प्रश्न पूछा है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? पहला प्रेरणा, दूसरा प्रत्यक्षीकरण, तीसरा अधिगम और चौथा संवेदना। तो आपका दोस्तों सीखना कहलाएगा, वो अधिगम कहलाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न इसमें पूछा है कि व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है वह कहलाता है, वो आपका व्यक्तित्व कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये अगले ईयर्स का प्रश्न है, इसमें लिया गया है। ठीक है, ये भी प्रश्न हो गया दोस्तों, लिखिए फिर से रिपीट हो गया ये प्रश्न। ठीक है, आप देखिए दोस्तों, हम लोग देखिए 91 से देखेंगे, प्रश्न को दोबारा रिपीट हो गया था, इसलिए इसमें दिया कि बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है क्या कहलाता है? वह परिपक्वता कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था? वह उन्होंने 3 किया था। अगले प्रश्न देखेंगे कि पावलोव ने सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था? तो दोस्तों उन्होंने कुत्ता के ऊपर किया था। अगले प्रश्न देखेंगे थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था? तो दोस्तों ये भी प्रश्न 2016 में पूछा गया था, तो वो बिल्ली पे किया था। कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं? तो वह समग्र सिद्धांत या पूर्व आकृति सिद्धांत के नाम से जानते हैं। आपका ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट जाता है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। इसमें प्रश्न दिया कि व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में क्या आता है? असमर्थ होता है, क्या कहलाता है? ठीक है,
चलिए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। सामंजस्य कहलाता है, या मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है, आत्मसाधन कहलाता है, या प्रकीर्णन कहलाता है। तो दोस्तों वो आपका मानसिक स्वास्थ्य कहलाएगा। ठीक है, ये भी DLED 2016 में पूछा गया था। अगले प्रश्न देखेंगे। इसमें प्रश्न दिया है कि पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देना जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? वो आपका माध्य कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा कि TAT परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु किया जाता है? तो दोस्तों वो जो 3 से 11 वर्ष के बच्चे होते हैं वही TAT का परीक्षा किया जाता है, जो आपका व्यक्तित्व मापन होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। संयोग के प्रकार नहीं है, क्रोध भी है, भय भी है, प्रेम भी, लेकिन आपका ध्यान नहीं है। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि IQ कितनी होती है? तो वो कितनी होती है? वो 140 से ऊपर होती है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर C एकदम करेक्ट होता है। ठीक है, तो ये वीडियो दोस्तों मेरा यहीं पे कंप्लीट होता है। जो 101 से लेकर 200 तक का जो प्रश्न है वो उसको दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, ये वीडियो मैं यहीं पे इसको कंप्लीट करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल अपने आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे एग्जाम से पहले हर एक स्टूडेंट का कुछ ना कुछ इससे यूज हो जाए।